हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन के कट्टर दुश्मन के घर पहुंचे 3 भारतीय युद्धपोत। बताएंगे क्या है ऐसा कारण, तो वहीं बताएंगे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के नेता कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, क्यों। साथ ही साथ ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर अमेरिका ने भी जताया है शोक। बताएंगे अमेरिका पर लग रहा है इल्जाम और अमेरिका ने ही शोक जताया है। तो वहीं बताएंगे ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर उनके ही देश में कुछ लोग क्यों मना रहे हैं जश्न, जबकि भारत में एक दिन का शोक घोषित किया गया है दोस्तों। तो वहीं दिल्ली में वोटिंग से पहले अमित शाह ने केजरीवाल का जिक्र करके ऐसा बयान दे दिया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के महकमे में हड़कंप मच गया है दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां चीन के कट्टर दुश्मन के घर पहुंचे 3 भारतीय युद्धपोत। दक्षिण चीन सागर में नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, भारतीय नौसेना के 3 जंगी जहाज इन दिनों चीन की नाक के नीचे दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहे हैं। इन जहाजों ने सिंगापुर के बाद अब चीन के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क फिलीपींस में डेरा डाला है। भारतीय युद्धपोतों का फिलीपींस में जोरदार स्वागत किया गया है। फिलीपींस की नौसेना ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक समारोह का भी आयोजन किया है। फिलीपींस और चीन में इन दिनों दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। दोनों देशों की नौसेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी है। विशेषज्ञों को आशंका है कि फिलीपींस और चीन के बीच मौजूदा हालात युद्ध तक जा सकते हैं। नेक्स्ट खबर बताते, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और हमास के नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी में आईसीसी। जी हां, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट युद्ध अपराधों के लिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि नेतन्याहू के साथ हमास के शीर्ष नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान ने वारंट के लिए आवेदन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। आपको बता दें दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भले ही इजरायली पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इजराइल इसे मान्यता नहीं देता। दरअसल इजराइल इस अदालत का सदस्य है ही नहीं। तो वहीं आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर चीन का आया बयान सामने। एक्सपर्ट ने इन देशों पर जताया शोक। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत पर अब चीन के अधिकारियों व एक्सपर्ट का भी बयान सामने आने लगा है। उन्होंने कहा कि ईरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति रईसी के साथ हुए हादसे को सिर्फ दुर्घटना कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, मेन चीज आपको बताते हैं, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर अमेरिका ने भी शोक जताया है। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर अमेरिका ने भी शोक व्यक्त किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन वहीं अमेरिका पर ईरान ये आरोप लगा रहा है कि इसमें अमेरिका की ही सबसे बड़ी चाल है। आपको बता दें कैसे अमेरिका ने कर दिया मजबूर, और 50 साल पुराने हेलीकॉप्टर से चल रहे थे रईसी। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, आप सभी जानते हैं। लेकिन उनके साथ ही विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान भी मौजूद थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी, लेकिन इस हादसे के पीछे ईरानी राष्ट्रपति के पुराने हेलीकॉप्टर को भी वजह माना जा रहा है। और यह हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया गया था। बेल 2012 हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी कंपनी ने ही बनाया था, जिसका नाम बेल टेक्सट्रॉन इंक है। इस हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान 1968 में भरी थी। इब्राहिम रईसी जिस विमान में सवार थे उसमें कुछ समय पहले खामियां आ गई थी, जिसको ठीक किया गया था। इस तरह यदि ईरान पर अमेरिका समेत कई देशों की पाबंदियां न होती तो शायद ईरानी राष्ट्रपति के सामने पुराने विमान से चलते की मंजूरी नहीं होती, यानी कि वो नया विमान दूसरे देशों से खरीद सकते थे। लेकिन अमेरिका की पाबंदी की वजह से ईरान नया हेलीकॉप्टर विदेश से खरीद नहीं पाए, और यही बड़ी मजबूरी रही ईरानी राष्ट्रपति की कि उनको इस हेलीकॉप्टर में जाना पड़ा। और यही वजह है कि ईरान आज मान रहा है कि इसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। लेकिन दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग क्या इस पर कमेंट करना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको ये भी बता दें, ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर उनके ही देश में आखिर क्यों कुछ लोग मना रहे हैं जश्न, जबकि भारत में एक दिन का शोक दिया गया। यानी कि बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान के कुछ प्रांत में कुछ लोग काफी ज्यादा खुशियां मना रहे। दरअसल ईरान में एक तरफ जहां लोग अपने राष्ट्रपति के दुर्घटना में मारे जाने से दुखी हैं, तो वहीं कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। रईसी की मौत की पुष्टि होने के बाद इन लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न का इजहार किया है। दरअसल रईसी की ख्याति एक क्रूर और कट्टरपंथी नेता के तौर पर रही है। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जहां हिंसा और प्रतिशोध के कई किस्से हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रईसी की मौत पर जश्न मनाने वालों में 62 वर्षीय ईरानी महिला मीनू मजीदी की बेटियां भी शामिल हैं, और भी काफी लोग हैं दोस्तों। वहीं आपको ये भी बता दें, भारत ने भी रईसी के सम्मान में मंगलवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दिवंगत गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में भारत
भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 21 मई को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। ऐसे में आप लोग भी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। रईसी को तो वहीं आपको बता दें, इब्राहिम रईसी के करीबी रहे मुखबिर चलाएंगे ईरान की सरकार। 50 दिन में होगा राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन तब तक वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर बने रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी धमकी का असर नहीं, भारत और रशिया ने फिर बनाया रिकॉर्ड। आखिर क्या है पूरा मामला? दरअसल भारत और रशिया की दोस्ती पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भारत और रशिया व्यापार में नए रिकॉर्ड तक पहुंचे हैं। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि पहली तिमाही में रशिया और भारत के बीच व्यापार 17.5 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दोनों देशों के बीच एक्सचेंज पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। जनवरी में व्यापार 6 बिलियन डॉलर और फरवरी में 5.2 बिलियन डॉलर था, जो मार्च में साल दर साल 7.6% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 6.3 बिलियन डॉलर हो गया। जी हाँ, ऐसे में इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज ग्रेट, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम डार का छलका दर्द का भारी टैक्सों के कारण भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार हुआ बंद। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान का एक बार फिर भारत के साथ कारोबारी संबंध न होने का दर्द छलका है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शनिवार को कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर भारत द्वारा शुल्क लगाने का फैसला किया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध 2019 से निलंबित है। डॉन के अनुसार नेशनल असेंबली में शनिवार को डार ने कहा कि पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% शुल्क लगाने का फैसला किया। भारत ने कश्मीर बस सेवा व व्यापार को भी निलंबित कर दिया। डार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शर्मिला फारूक के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पड़ोसी देशों खासकर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में आने वाली व्यापारिक चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, हिंसा मामले में इमरान खान को अदालत से मिली राहत। इन दो मामलों में बरी हुए पीटीआई प्रमुख इमरान खान। जी हां, पाकिस्तान में जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अन्य नेताओं को 2 मामलों में बरी कर दिया गया है। अदालत मार्च 2022 में आयोजित मार्च के दौरान हिंसा से संबंधित 2 मामलों पर सुनवाई कर रही थी। बरी किए गए पार्टी के अन्य नेताओं में जरताज गुल अली नवाज, फैजल जावेद, शाह महमूद कुरैशी आदि शामिल हैं। धारा 144 के उल्लंघन के लिए खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ कोहसर और कराची कंपनी पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए थे। तो वहीं अमेरिका ने जबरन उइगर श्रम करवाने वाली चीन की 26 कपड़ा कंपनियों पर लगा दिया बैन। जी हां, अमेरिकी प्रशासन ने चीन के शिनजियांग के उइगर श्रम शिविरों के साथ कथित संबंध के लिए व्यापारियों और गोदामों जैसी 26 कपड़ा संस्थाओं को जबरन श्रम इकाई सूची में जोड़ दिया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार इस ताजा फैसले से अब इन संस्थाओं से जुड़े उत्पादों के अमेरिकी बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस कदम से अमेरिकी बाजार की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेनान, जियांगसू, हुबई और फुजियान समेत चीन भर के प्रांतों में चल रही इन कंपनियों को मजबूर श्रम इकाई सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही बैन होने वाली ऐसी इकाइयां गिनती 76 हो चुकी है, यानी कि इन इकाइयों की गिनती 76 हो चुकी है दोस्तों। तो वहीं बता दें, इधर अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, तो उधर ताइवान को हथियार बेचने वाली 2 अमेरिकी कंपनियों पर चीन ने लगा दिया प्रतिबंध। जी हां, चीन ने ताइवान में सत्ता बदलते ही उसकी सख्त घेराबंदी शुरू कर दिया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए सोमवार को बोइंग और अमेरिका की 2 रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। इसे ताइवान के साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन ने यह प्रतिबंध ऐसे वक्त में लगाया है जब लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाई चिंगते ने पूर्व राष्ट्रपति साई इंग वेन को रिप्लेस कर दिया है। लाई चिंगते को चीन का प्रखर विरोधी नेता माना जाता है। ताइवान में लाई चिंगते के शपथ ग्रहण के बाद से ही चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीजिंग ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए रक्षा कंपनियों के खिलाफ हाल के वर्षों में प्रतिबंधों की घोषणा कर चुका है। इसी कड़ी में चीन ने ये नए प्रतिबंध लागू किए हैं। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं सऊदी अरब ने बनाया बिना मोड़ वाला दुनिया का सबसे लंबा हाईवे। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर गिनीज बुक में दर्ज किया रिकॉर्ड। जी हाँ, सऊदी अरब ने बिना किसी मोड़ के दुनिया का सबसे लंबा हाईवे बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सऊदी अरब की हाईवे 10 की लंबाई 256 किलोमीटर की और इसमें कोई मोड़ नहीं आता। ऐसा होने की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। हाईवे 10 ने ऑस्ट्रेलिया के आईरे हाईवे का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी सीधी सड़क का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। सऊदी के लिए ये हाईवे परिवहन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो यात्रियों को बेहतरीन नजारों के साथ लंबी दूरी के एक शानदार सफर की पेशकश करता है। जी हाँ, तो वहीं देश को दहलाने की साजिश नाकाम। गुजरात से पकड़े गए ISIS
एटीएस के 4 आतंकी श्रीलंका से निकला, इनका कनेक्शन बता दें। गुजरात पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने कहा कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी श्रीलंकाई नागरिक और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं। सूत्रों ने बताया कि गुजरात एटीएस कई दिनों से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रही थी। वहां संदिग्धों की निगरानी और उन्हें पकड़ने के लिए 4 पुलिस टीमों को तैनात किया गया था। गिरफ्तार आतंकियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी हाँ, तो वहीं एलोन मस्क भारत की यात्रा टाल गए। चीन और अब इंडोनेशिया जा सकते हैं, श्रीलंका भी। जी हाँ, क्या है इसके मायने बता दें। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क ने रविवार को इंडोनेशिया का दौरा किया ताकि इस द्वीप राष्ट्र में स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू की जा सके। द्वीप समूह की उनकी हालिया यात्रा संभवतः श्रीलंका की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि टेक अरबपति को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ स्टार लिंक सर्विस के अवसरों की तलाश करते देखा गया था। एलोन मस्क की इंडोनेशिया की हालिया यात्रा चीन की उनकी आश्चर्यजनक यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई और भारत की उनकी यात्रा रद्द करने के लगभग 1 महीने बाद हुई। 20 और 22 अप्रैल के बीच भारत आने की एलोन मस्क की योजना आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी और टेस्ला की भारतीय बाजार में एंट्री के बारे में कोई अपडेट नहीं है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क की टेस्ला ने अभी तक भारत को देश में एंट्री करने की अपनी योजनाओं के बारे में सूचित नहीं किया है। भारत की अपनी यात्रा रद्द करने के लगभग 1 हफ्ते बाद एलोन मस्क ने चीन की एक आश्चर्यजनक यात्रा की। चीन की अप्रत्याशित यात्रा ने ईवी निर्माता को चीन में सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के लॉन्च से संबंधित नियामक बाधाओं को दूर करने में मदद की। तो वहीं अगली खबर बता दे, एक हाथ इजराइल दूजा ईरान, 2 कट्टर दुश्मनों से एक साथ। भारत ने कैसे किया डील, भारत ने कैसे मनवाया कूटनीति का लोहा, आपको बता दे। पिछले 7 महीने से इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल को जहां अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का साथ मिलता रहा है, तो वहीं हमास को ईरान समर्थन देता रहा है। ईरान सीरिया और लेबनान में भी विद्रोही लड़ाकों की मदद से इजराइल पर हमलावर रहा है। बाद में ईरान और इजराइल के बीच भी ठन गई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सांकेतिक हमले किए, फिर शांत हो गए, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रहा। इन दोनों देशों के कट्टर दुश्मनी के बीच भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए दोनों ही देशों से अलग अलग डील कर लिया, जिसे देख दुनिया अचरज में है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में कट्टर की दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का ईरान के साथ बेहतरीन संबंध और इजराइल के साथ भी बेहतरीन संबंध है। अगर आप भी मानते हैं ये कूटनीति सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने एक राफेल से निपटने के लिए तैनात किए 5 फाइटर जेट J-20 के औकात की खुल गई पोल। जी हां, भारत और चीन के बीच गलवान संघर्ष के बाद तनाव अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है। इस कारण चीन को अपनी वायु शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करनी पड़ी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने खुलासा किया है कि चीन ने गतिरोध के दौरान भारत के नए खरीदे गए राफेल जेट की तुलना में 5 गुना अधिक J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए थे। 19 मई को साक्षात्कार के दौरान भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमानों के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और उन्हें उस समय भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में सबसे मजबूत हथियार प्रणाली के रूप में वर्णित किया। जी हाँ, तो वहीं मुंबई में सुस्त मतदान, लेकिन बारामूला में कैसे टूटा रिकॉर्ड। आखिर 5वें चरण की वोटिंग का क्या है गणित, आपको बता दें। लोकसभा चुनाव की जारी गहमा गहमी के बीच सोमवार का दिन 5वें चरण के वोट डाले गए। यह चरण काफी अहम इसलिए रहा क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और अब जब सोमवार को वोटिंग हुई तो इनके भाग्य का लेखा ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका पिटारा अब 4 जून को ही खुलेगा। 14 दिन के इस इंतजार से पहले जब 5वें फेज के वोटिंग टर्नआउट पर नजर जाती है तो ये काफी चौंकाता है। वजह यह है कि एक तरफ तो माया नगरी मुंबई, जहां वोट डालने पहुंचे किंग खान, शाहरुख खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, विश्व सुंदरी रह चुकी ऐश्वर्या जैसे एक्ट्रेस और एक्टर, लेकिन आपको बता दें कि मुंबई का टोटल वोटिंग टर्नआउट कितना निकला। दरअसल महज 34% टोटल वोटिंग टर्नआउट निकला है मुंबई का, जो बहुत कम है दोस्तों। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 73% वोटिंग के साथ पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, लेकिन मुंबई की जनता को पीछे छोड़ दिया है बारामूला यानी कश्मीर की वोटिंग ने, जो बेहद इंटरेस्टिंग है और आपको बताना भी बहुत जरूरी था। यहाँ लोग पोलिंग बूथ पर उस जज्बे के साथ उमड़े थे जो सही मायने में लोकतंत्र के महत्व सबका एहसास कराता है। तो वहीं बता दें, अपनी काशी में 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज महिलाएं करेंगी कार्यक्रम का संचालन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपनी काशी कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। महिलाओं को अपनी राजनीति में सबसे अधिक अहमियत देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी के जरिए पूरे देश की महिलाओं को बहुत बड़ा संदेश देने की
की कोशिश भी कर सकते हैं। ये बात इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार में उनकी वापसी के पीछे महिला मतदाताओं का बड़ा हाथ था। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के कारण महिलाएं उनकी सबसे बड़ी समर्थक बनकर उभरी और उन्होंने भाजपा को जमकर वोट किया। छठे 7वें चरण के मतदान से पहले अपनी लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं से बात करना मोदी की इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जी हाँ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो वहीं बता दें, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार तय है, विपक्षी गठबंधन में टूट की होगी शुरुआत। आखिर पीएम मोदी ने और क्या कहा बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार तय है और इसके बाद विपक्षी गठबंधन में टूट की शुरुआत हो जाएगी। मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हार गया है। 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इंडी गठबंधन के टूट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं भगवान जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित नहीं, तोड़ देंगे माफिया की रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि बीजेपी विधायक और मंत्री दिन रात इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि आवंटित कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इस धन का दुरुपयोग कर रही है। मोदी जी ने कहा कि ओडिशा में भाजपा की सरकार बनाने पर हम इस माफिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य को अपेक्षाकृत अधिक धनराशि आवंटित कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालती है। तो वहीं बता दें, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी जी और 3 करोड़ लोगों को मिलेगा गरीबों का आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ गरीबों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एनडीए उम्मीदवार रिंकी कौल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सफाया होगा। भाजपा कन्नौज और रायबरेली में भी जीत हासिल करने जा रही है। अब की बार 400 के पार एनडीए को सीट मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से विपक्षी पार्टियां घबरा गई है, ये कहना है दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य का। तो वहीं आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले एलजी अपना आदमी होगा, एलजी आपके काम करेगा। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो कोंडली विधानसभा में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद बहुत सारे काम करने हैं, एलजी अपना आदमी होगा, एलजी आपके काम करेगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष बहुत सुनहरे सपने देखने लगा है सरकार बनाने को लेकर? क्या लगता है दोस्तों आपको 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, सरकार बदलने पर मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। आखिर अखिलेश यादव का किसकी ओर इशारा है? दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा और साथ ही साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। हालांकि मीडिया मंडल से उनका क्या मतलब है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के साथ ही लगातार मीडिया को भी निशाने पर लेते रहे हैं। उनका आरोप है कि मीडिया पर उद्योगपतियों के जरिए भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में देश की 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। तो वहीं बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने से पहले ईडी पहुंची कोर्ट। अंतरिम जमानत खत्म होते ही हिरासत की मांग। जी हां, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को जमानत मिली थी। 2 जून को उनको कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना होगा। इससे पहले ईडी ने सरेंडर के समय उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन किया है। इसमें कहा है कि आवेदन बहुत सावधानी से पेश किया जा रहा है, हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां वो कहें कि हमने समय पर इसे पेश नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपने न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, वो अंतरिम जमानत पर है। तो वहीं दिल्ली में वोटिंग से पहले अमित शाह ने केजरीवाल का जिक्र करके आखिर ऐसा क्यों कहा कि अभी होगी 7 और घोटालों की जांच। जी हां, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के संगम बिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा के समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं। केजरीवाल के जैसा निर्लज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अभी तो केजरीवाल की शराब घोटालों की जांच हुई है, लेकिन अभी 7 और घोटालों की जांच होना बाकी है। 4 चरण में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं और 5वें, 6ठे और 7वें चरण में हम 400 सीटों से ज्यादा की ओर आगे बढ़ रही है, कहना है अमित शाह जी का। तो वहीं रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर, 33 दिन बाद रेल ट्रैक से हटे किसान, रद्द
ट्रेनें चलाने की घोषणा। जी हाँ, अम्बाला साहनेवाल रेलवे सेक्शन के शंभू स्टेशन पर पिछले 33 दिनों से जारी किसानों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। किसानों ने दोपहर बाद धरने की समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद रेलवे ने ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए आदेश दिए। देर शाम तक ट्रैक का निरीक्षण पूरे होने के बाद डाइवर्ट ट्रेनों को उनके निर्धारित मार्ग से संचालित किया गया। साथ ही रद्द ट्रेनों के भी संचालन की घोषणा की गई। आंदोलन के चलते सहारनपुर से भी आधा दर्जन रद्द ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया गया। इस दौरान पहली ट्रेन अकाल तख्त अपने पूर्व निर्धारित रूट से गुजरी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं दिल्ली में भीषण गर्मी की क्या है असली वजह, नजफगढ़ में क्यों 48 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान। आपको बता दें, जो लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी रहेगा। भीषण गर्मी का आलम यह है कि रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ का तापमान 47.8 डिग्री जा पहुंचा। रविवार को नजफगढ़ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे गर्म इलाका रहा। आखिर नजफगढ़ का तापमान इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इससे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान में शुष्क हवा चल रही है जो दिल्ली की तरफ आ रही है। इन इलाकों में तापमान 45 से 40 डिग्री चल रहा है और यही वजह है कि इन इलाकों से आ रही हवा अपने साथ भीषण गर्मी भी दिल्ली लेकर आ रही है। ऐसे में कौन कौन दिल्ली एनसीआर के रहने वाले जो इस खबर को देख रहे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। और आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है दोस्तों, आप कहीं से भी हैं लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर कितना है बताना मत भूलिएगा। तो इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, जरा भी अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा। बस फेसबुक ट्विटर पर हमेशा की तरह है। तो वही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।